नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी। दरअसल इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस की रूट मार्च रैली को तय रूट से निकालने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आरएसएस ने बीते वर्ष 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में 51 जगहों पर रूट मार्च रैली निकालने की घोषणा की थी। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। यूएन में अवैध हथियारों और सैन्य उपकरणों के लेन देन की रोकथाम को लेकर जारी बहस में उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला बोला। कंबोज ने कहा कि भारत सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए हथियारों की अवैध सप्लाई की चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश जो अवैध हथियारों के प्रसार का साथ लिए हुए हैं और आतंकवादियों के साथ गठबंधन किए हैं, उन्हें इन गलत हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हथियारों और सैन्य उपकरणों का अवैध तौर पर निर्यात अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, जिससे भू राजनीतिक तनाव भी पनप सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन गडकरी ने रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक बार सभी सुरंगें पूरी हो जाने के बाद श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर 9-10 घंटे लगने वाला समय घटकर 3 घंटे हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर आज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी डिब्रूगढ़ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन होगा। असम की 14 में से 12 सीटें भाजपा जीतेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों पर विजयी होगी। साथ ही राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणी पर शाह ने निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया। अगर वे इसी तरह करते रहे तो न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आज महान समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट में मोदी ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में महात्मा फुले के विराट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचार करोड़ों लोगों को आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर आज महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वे प्रतिष्ठित समाज सुधारक थे और उन्होंने जाति संबंधी भेदभाव और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने वाले महात्मा फुले अपने पीछे उल्लेखनीय विरासत छोड़ गए हैं, जो सभी को प्रेरित करती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक हफ्ते के अमेरिकी दौरे पर हैं। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। PIIE यानी पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने जब पश्चिमी मीडिया में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से हिंसा के बारे में रिपोर्टिंग होने के बारे में पूछा तो सीतारमण ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और ये आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। आप खुद भारत आइए और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बजाय उन लोगों को सुनने के जो खुद कभी ग्राउंड पर आए बिना ही रिपोर्ट तैयार करते हैं।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सेनाएं सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा भी हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के लिए दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समाज की सेवा करने के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ प्रयास की सराहना की और कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश को उन पर गर्व है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है। वहीं ईडी ने कहा कि अब तक की गई पीएमएलए जांच से पता चला है कि लालू प्रसाद के परिवार ने रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया था। इन भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार परक कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्यमिता मंत्री ने कहा कि सरकार एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है, जो भविष्योन्मुखी कार्यालय बनाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर कंपनियां मानव संसाधन में निवेश करेंगी तो कारोबार में उनका लाभ बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों फ्रांस दौरे पर हैं, जहां बीते दिन पीयूष गोयल ने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया और कहा कि वर्ष 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो वर्ष 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर तक बन जाएगी और उस दौरान हम आजादी के 100 साल का जश्न मना रहे होंगे। साथ ही कहा कि पिछले साल जहां हमारा निर्यात 678 अरब अमेरिकी डॉलर था, वो आजादी के 75वें साल में हमने 750 अरब डॉलर को पार कर लिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा में टीएमसी का चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरो ने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दिया है। लुइजिन्हो फलेरो ने कहा कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूं और आगे जो भी कदम उठाऊंगा उसकी जानकारी दूंगा। बता दें कि फलेरो का क्रिश्चियन बहुल दक्षिण गोवा में अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इससे टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों और उनके कामकाज के खिलाफ आज बीजेपी सचिवालय घेराव करने पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए कई बैरिकेड को तोड़ दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। तो वहीं सचिवालय के 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसने 3 बड़ी पार्टियों राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे राष्ट्रीय पार्टी के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। इसी कड़ी में सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ समर्थकों का भारी हुजूम भी है। बता दें कि पायलट ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सरकार के सीएम के साथ साठगांठ होने के संगीन आरोप लगाए थे।
देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 घंटे में 5,676 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात, दिल्ली और हिमाचल में कल 4 लोगों की मौत भी हुई। देश के कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। वीर दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस ट्वीट में कहा गया है कि स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन 28 मई को स्वातंत्र्य वीर गौरव दिन के तौर पर मनाया जाएगा। उनके विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। आतंकी साथियों की पहचान फारूक अहमद पारा और साइमा बशीर के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने बताया कि वह एक एक्टिव आतंकवादी आबिद क्यूम लोन के साथ उनके सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे। भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास एक बार फिर चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ चीन एक बार फिर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में लगा हुआ है। ये निर्माण अमोचू नदी घाटी के पास हो रहा है। इससे भारतीय सेना के लिए चिंता पैदा हो गई है। दरअसल अमोचू नदी डोकलाम के पास है और भारत चीन भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन से कुछ ही दूरी पर है। ये जानकारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट से सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में पीएलए सैनिकों के स्थायी ठिकानों के साथ साथ अमोचू नदी के पास संचार टावरों को भी देखा जा सकता है। नेपाल और भारत ई वॉलेट का उपयोग कर सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिससे मुद्रा संबंधी बाधाओं को दूर कर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाली मीडिया की खबरों के अनुसार इस महीने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। ये समझौता नेपाल में भारतीय पर्यटकों को भारत पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे भारतीय ई वॉलेट का उपयोग कर डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ई 2 पहिया वाहनों की बिक्री 2022-23 में 2.5 गुना बढ़कर 8,46,976 इकाई पहुंच गई। 2021-22 में कुल 3,27,900 ई 2 पहिया वाहन बिके थे। ई वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी SMEV ने आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम 1.2 लाख ई स्कूटर बिके, जबकि 2021-22 के दौरान ऐसे 75,457 ई स्कूटर बिके थे। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में 4 लोग मारे गए और 15 लोग जख्मी हो गए। धमाके में एक पुलिस के वाहन को निशाना बनाया गया। एसएसपी ऑपरेशन जोहेब मोहसिन बलोच ने कहा कि जांच में पता चला है कि वाहन के पास खड़ी मोटरसाइकिल में लगभग 5 किलोग्राम विस्फोटक था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। धमाके में हुई मौतों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार औरतों पर एक के बाद एक कड़ी पाबंदियां लगा रही है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं की आजादी के खिलाफ एक और फैसला सुनाया है, जिसमें अब अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हेरात प्रांत में परिवारों और महिलाओं का बगीचों या हरे भरे स्थानों वाले रेस्तरां में जाना प्रतिबंधित रहेगा। हेरात में सदाचार निदेशालय के अधिकारी बास मोहम्मद नसीर ने बताया कि तालिबान ने यह फैसला धार्मिक विद्वानों और लोगों की शिकायत के बाद लिया है।